नमस्कार, एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पैरासिटिक डिजीज़ में आज पहली डिजीज़ है इख्तियोप्थेरेसिस यानी कि वाइट स्पॉट डिजीज़। इसको इच डिजीज़ भी कहते हैं, काफ़ी ख़राब बीमारी है। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पैरासिटिक डिजीज़ है यानी परजीवी बीमारी है ये इख्तियोप्थेरेसिस, और इसे वाइट स्पॉट डिजीज़ या इच भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है यानी संक्रामक रोग है ये। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है इचिथियोप्थेरस मल्टीफिलिस, जिसे अक्सर इच कहा जाता है। 1886 में एक फ्रांसीसी विज्ञानी थे, उन्होंने इसका वर्णन किया था। और ये एक सीलिएट है। सीलिएट का मतलब ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें चलने फिरने के लिए सीलिया होते हैं, बॉडी में सीलिया होते हैं। और ये अकेला प्रजाति है अपने जीनस का, और इसके नाम का जो शाब्दिक अनुवाद है वो है कई बच्चों के साथ मछली की जूं। थोड़ा अजीब नाम है इसका शाब्दिक। ये कई अन्य परजीवियों के विपरीत बहुत कम मेजबान विशिष्टता दिखाता है, यानी कि अधिकांश मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मछली को करेगा, होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, किसी को भी कर देगा। और ये उसके गिल के एपिथीलियम को, त्वचा को और पंखों में से प्रवेश करता है और एपिडर्मिस के अंदर जो है घुस करके वहाँ रह करके भोजन करता है। और ये आराम से दिखने वाला है, लगभग 1 mm डायमीटर का हो जाता है, और स्किन में और फिन्स में बिल्कुल साफ दिखता है। गिल्स में इसलिए नहीं दिखता कि उसके ऊपर गिल का कवर होता है जिसे ओपर्कुलम बोलते हैं। अगर उसे आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पर भी दिखेगा। इसका नाम ट्रोफॉन्ट होता है जो इसके अंदर ग्रो करता है, और ये ट्रोफॉन्ट जो है वो हमेशा घूमता रहता है उसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और वहाँ घूमने की वजह से जो है ये स्किन में उस जगह एलिवेशन कर देता है, थोड़ा सा उभार कर देता है। और बड़े आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अंधेरे में इसके ऊपर टॉर्च वगैरह मारें, जैसे हमारे यहाँ एक्वेरियम में रूपचंदा को बीमारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसमें फिंगरलिंग रखे थे, तो हम लोग ने रात को लाइट बंद करके टॉर्च मारा तो दिखा पूरा शरीर में भरे हुए थे वाइट स्पॉट्स इसमें। थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इस तरह से शरीर पे रहता है। ये मछली का चित्र देखिए, पूरे शरीर में भरे पड़े हैं। एक दूसरा चित्र देखिए, छोटे 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 स्पॉट पंख में सब जगह। ऐसे गिल्स में भी होंगे, वो ओपर्कुलम हटा के दिखेगा। तो ये जो वाइट स्पॉट है ये एक्चुअली ट्रोफॉन्ट है, ये फीडिंग स्टेज है। यानी कि मछली के अंदर जब ये स्किन को तोड़ के ब्रेक करके अंदर घुस गया है तो वहाँ पे उस लगातार घूमता रहता है और उसको खाता रहता है। तो वहाँ पर अक्सर डेब्रिस यानी मलबे टाइप की चीज़ बना देता है, उत्तकों को ख़राब कर देता है। तो उसको खा के ये ग्रो करता है, और एक बार ये मजबूत हो जाए, काफ़ी एक नहीं होते, बहुत से होते भरे हुए, सब खा करके जब फीडिंग स्टेज इनकी ख़त्म हो जाती है तब ये जो है बाहर मीडियम में मछली को छोड़ के बर्स्ट करके उसको मछली के स्किन को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। इसको पहचानने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी वाले जब लैब में स्लाइड बनाते हैं तो इसका न्यूक्लियस दिखने में हॉर्स के शू की तरह होता है, यानी कि घोड़े की नाल की तरह होता है। तो इसे पहचानना बड़ा आसान होता है। और बहुत सारे जो ट्रोफॉन्ट्स हैं वो फिश को निकल करके बाहर और जल्दी से किसी सबस्ट्रेट को ढूंढते हैं, आधार को ढूंढते हैं, और उनसे चिपक करके ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट जब बना लेते हैं तो इन्हें बाह्य वातावरण का, बाह्य किसी केमिकल का, किसी विपरीत परिस्थिति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें टोमॉन्ट्स बोलते हैं। और हर टोमॉन्ट के अंदर जो है कई हज़ार थेरॉन्ट्स बनते हैं। सिस्ट से एक बात आ गई कि जो एक ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है आदमियों में, जो 100% क्योरेबल है, मगर उसमें आदमी गलती कहाँ करता है।
जब दवा लिखी जाती है तो आदमी दवा खाता है, 10-15 दिन के अंदर ही उसके सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। बुखार चला जाता है, खाना अच्छा लगने लगता है, तबीयत जो गिरी गिरी है वो ख़त्म हो जाती है और वेट बढ़ने लगता है। और दवा लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि खाना है 8 महीने साल भर तक। तो आदमी सोचता है कि अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम दवा क्यों खिला रहा है डॉक्टर हमको, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस के थे वो तो मर गए, लेकिन अभी बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वो वहाँ छिप के बैठे हैं, वो इस तरह के सिस्ट बनाए हुए हैं और वो सिस्ट बना के कम से कम 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक बैठे रहते हैं। लेकिन इसके बाद वो नहीं बैठ पाएंगे, फिर उन्हें सिस्ट तोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा। तो जब बाहर निकलेंगे तो दवा आप खा रहे हैं तो वो भी मारे जाएंगे, तो आपका संपूर्ण इलाज हो जाएगा। जैसे हड्डी वगैरह की टीबी और ख़तरनाक होती है, उसमें बहुत 1.5 साल तक भी कभी दवा खानी पड़ती है। अब तो दवाएं बहुत अच्छी हो गई, ट्रीटमेंट कम दिन का हो गया है, लेकिन फिर भी तो हमारा यहाँ पर ये सिस्ट के रेफरेंस में ये बताना हमें थोड़ा मैंने ज़रूरी समझा कि आप सब लोग इस बात को जानें और इस बात को लोगों को बताएं भी कि ट्यूबरकुलोसिस 100% क्योरेबल है, लेकिन जो दवा डॉक्टर बताएगा उसे उतने दिन तक रोज़ खाइए, एक भी दिन मिस नहीं करिए। अगर आप कुछ दिन खाएंगे नहीं खाएंगे तो वो सब सिस्ट तोड़ के बाहर निकलेंगे, फिर 1 के 2, 2 के 10, 10 के 10,000 बन जाएंगे। और फिर उन दवाओं का भी असर नहीं होगा, फिर अगली बार आपको और घातक दवाएं डॉक्टर को देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो पहला ट्रीटमेंट है वही पूरा लग के कर लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए आप जो है फिर इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज इतनी बन चुकी होगी कि दोबारा आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो ट्यूबरकुलोसिस का संपूर्ण इलाज करिए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तो ये सिस्ट जो है फिर बाद में ये टूटता है, तो जब टूटता है तो ये जो थेरॉन्स हैं ये बाहर निकलते हैं, ये इन्फेक्शस होते हैं और ये बहुत एक्टिवली स्विम करके और बहुत तेज़ी से ये दूसरी मछली को इन्फेक्ट करते हैं और फिर यही साइकिल चलने लगती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाली स्टेज है जहाँ पर ट्रोफॉन्ट मछली में अंदर फीडिंग स्टेज में रह रहा है और जहाँ पर थेरॉन्स आकर के मछली को इन्फेक्ट करते हैं, ये स्टेज पैरासिटिक स्टेज कहलाती है। और इसके नीचे वाली स्टेज जहाँ पर ये फ्री स्विमिंग बाहर निकल आते हैं पानी में, ये नॉन पैरासिटिक स्टेज हो गई। तो ये लाइफ साइकिल बताने का आपको ये मकसद था कि हम इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। हमको 2 जगह का इलाज करना पड़ेगा, एक तो पैरासिटिक स्टेज में वो जो कुछ भी एंटीबायोटिक या जो कुछ भी दिया जाए जिससे ट्रोफॉन्ट का नाश हो, और जब ट्रोफॉन्ट निकले तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए, क्योंकि एक बार वो सिस्ट बना लेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे और सिस्ट लगभग 7 दिन 8 दिन तक रहेगा। तो ये जब ट्रोफॉन्ट निकलता है तो कुछ मिनट से कुछ घंटे के अंदर ही ये सिस्ट बना लेता है। तो या तो यहाँ इसको पकड़ के मारा जाए, या जब ये टोमॉन्ट्स बर्स्ट होते हैं और थेरॉन्ट्स निकलते हैं तो यहाँ पे इनको पकड़ा जाए। ये शब्दों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाइए, आपको बात समझ में आनी चाहिए बस। और यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के दवा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभाव होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्ट बना है, इंसिस्टेड है ये। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस लाइफ साइकिल को इसीलिए बताया। ये लाइफ साइकिल डायरेक्ट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। या तो मछली में रहता है, या तो मछली से बाहर निकलता है तो पानी में आ जाता है, पानी से ये फिर मछली को लग जाता है। तो इसको 2 जगह पकड़ना पड़ेगा, एक जगह तो मछली के अंदर और दूसरी जगह इसको पानी के अंदर, तब इसका संपूर्ण नाश कर पाएंगे। एचिथियोप्थेरिस मल्टीफिलिस जो है ये मछली के यानी कि होस्ट के परासरण और श्वसन दोनों को चुनौती देता है, क्योंकि स्किन जब खराब होती है, वो जब थेरॉन्स पेनिट्रेट करते हैं तब स्किन टूटती है, खराब होती है, और ट्रोफॉन्ट स्टेज में जब वो बाहर निकलते हैं तब वो स्किन को यानी कि एपिथेलियम को डैमेज करते हैं। तो इससे मछली का जो परासरण की प्रक्रिया है, ऑस्मो रेगुलेशन, वो दिक्कत में आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो परासरण की क्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाती, और दूसरा ये गिल को भी डैमेज करता है।
तो जब गिल को भी डैमेज करता है तो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इसकी ख़राब हो जाती है, तो ऑक्सीजन कम मिलती है। और जब स्किन टूटती है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन हो जाता है क्योंकि एपिथेलियल लाइनिंग्स और स्किन सब डिस्टर्ब हो गई, सब कट फट गई हैं। और ट्रोफॉन्ट जब बर्स्ट आउट कर रहे थे, एपिडर्मिस भी ख़राब हो गई है, तो वहाँ नॉन प्रोटेक्टेड लाइनिंग हो गई है। तो इन सब की वजह से जो दूसरे पैथोजन हैं उनको बड़ा आसान राह मिल जाती है, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जो संक्रमित मछली है उसके कुछ विशेष व्यवहार जो हैं वो दिखाई देते हैं इस बीमारी से जुड़े हुए। उसमें पहला है एनोरेक्सिया, यानी कि भूख न लगना। उसके बाद सांस लेने की दर में वृद्धि, जिसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। आप देखेंगे तो ओपर्कुलम जल्दी जल्दी खुलता और बंद होता दिखाई देगा आपको। तीसरा जो है वो स्किन का कलर ख़राब हो जाएगा, बदरंग हो जाएगा। मछली का व्यवहार जो है वो बहुत असामान्य हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगी, या वो एकदम आइसोलेशन में, अलगाव में चली जाएगी। तल पे बैठ के आराम करती नज़र आएंगी आपको मछलियाँ। कोई भी जो हार्ड सरफेस होगी पानी के अंदर, कोई टहनी पड़ी है, पत्थर है, उसके अगेंस्ट जो है ये रगड़ते हुए या स्क्रैच करते हुए, आपको खरोच करते हुए दिखाई देंगे। इसे फ्लैशिंग बोलते हैं। संतुलन में गड़बड़ी हो जाएगी और उल्टा तैरेगी मछली। सरफेस के पास आकर के मछली जो है वो उल्टा तैरती हुई दिखाई देगी। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो आपको बिल्कुल साफ इंडिकेट करेंगे कि मछली को जो है इच है। ये देखिए कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से पूरे सरफेस पर इच का प्रभाव दिख रहा है। कारण जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से ये बीमारी और बढ़ावा मिलता है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, मछली को तनाव हो बहुत ज़्यादा, हाई पीएच 9 के आसपास, या हाई हार्डनेस हो कि 120 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस हो जाए। बायोसिक्योरिटी के मेजर्स अगर ख़राब होंगे तो ये बीमारी को पॉन्ड में आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इम्यूनिटी अगर मछली की लो है तो फिर वो बीमारी को ये पकड़ लेगी। कोई चोट चपेट लगी है या ट्रॉमा में है मछली तो भी ये बीमारी लगने की बहुत संभावना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब पानी की क्वालिटी ख़राब होगी, पुअर वाटर क्वालिटी होगी, या तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियाँ होंगी, ओवर क्राउडिंग है पूरा, और सडन अगर टेम्परेचर में चेंज कोई होता है तो इस बीमारी के आने की बड़ी प्रबल संभावना होती है। इचिथियोप्थेरियासिस कंटिन्यूड। ट्रीटमेंट में बड़ा आसान है इसको पकड़ना। ट्रोफॉन्ट से पता चल जाता है, बड़े अच्छी तरह से ये चमकते हैं सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स, और हिस्टोपैथोलॉजी से भी ये बिल्कुल साफ पता लग जाता है। घोड़े की नाल की तरह इनके न्यूक्लियस स्लाइड में दिखते हैं। तो पॉन्ड सैनिटाइजेशन कर लीजिए सिफेक्स से, ये तो बहुत ज़रूरी है 1 लीटर पर हेक्टेयर पर मीटर में। सिफेक्स बहुत अच्छा एक उत्पाद है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सिफा द्वारा बनाया गया है। दूसरा ये कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीजिंग उत्पाद जैसे सोडियम परकार्बोनेट हुआ, पर एसिटिक एसिड है, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर्बल अर्क की एक विस्तृत श्रृंखला को भी प्रभावी दिखाया गया है, जिसमें लहसुन का रस शामिल है, जिसका थेरॉन्स और ट्रोफॉन्ट्स पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर लीजिए 30 से 50 ppm, या कॉपर सल्फेट को 0.15 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये मॉर्टेलिटी को रोक देंगे, और जो नए नए बिल्कुल थेरॉन्ट्स बने हैं, यानी कि जो सिस्ट से तुरंत बाहर निकले हैं, वो तुरंत इससे मारे जाएंगे। लेकिन कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करना जो है वो बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि इसमें एल्कलिनिटी का एक पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एल्कलिनिटी जो है वो 20 ppm से कम है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें,
क्योंकि तांबा जो है वो हानिकारक हो सकता है मछलियों के लिए। फॉर्मेलिन अच्छी तरह से बाज़ार में उपलब्ध है और कॉपर सल्फेट भी बहुत आसानी से मिलते हैं। जो भी इस्तेमाल करें यूएसएफडीए या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार ही होना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए पहले स्थान पर जो पैरासाइट है उसको अंदर इन्फेक्ट करने से बचने के लिए ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो गर्म पानी की मछलियां हैं उसमें कम से कम 4 सप्ताह, और ठंडे पानी की अगर मछली है तो उसमें 8 सप्ताह का क्वारंटाइन होना चाहिए, यानी उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। मछली फार्म कर्मियों के लिए जैव सुरक्षा के उपाय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें फुट बाथ शामिल हो, यूनिट के लिए अलग ड्रेस हो, अलग उपकरण हो, प्रत्येक टैंक के रखरखाव से पहले और रखरखाव के बाद कीटाणु रहित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकाइयों के बीच में परजीवी फैलने का जोखिम इससे कम होगा। तो प्रिवेंशन में यही है कि बायोसिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखिए। अगर बायोसिक्योरिटी तगड़ी होगी तो ये बीमारी आने ही नहीं पाएगी। तो जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रीटमेंट हो वही करिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बीमारी आपके फार्म पर आई है तो जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आपके फार्म पर उसको आप अच्छी तरह से देखें, और जो भी चेंजेस करना है आपके प्रोसीजर में और डिज़ाइंस में वो ज़रूर करें। बायोसिक्योरिटी मेजर्स को ज़रूर देखें और ये तय करें कि ये बीमारी दोबारा आपके फार्म पर ना आए। तो इच डिज़ीज़ बाय बाय नया वीडियो है आर्गुलस के ऊपर, जिसको फिश लाइस बोलते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, फ्रेश वाटर भी और मैराइन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। इस वीडियो से अगर आपने कुछ हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।